कातहु डायस पर तशरीफ़ फरमा ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बिहार के सदर दमदार आपका अपना प्यारे बेटे अख्तरुल ईमान साहब, एमएलए मेरे बड़े भाई अख्तरुल ईमान साहब। मैं दो बार इनका नाम लेता हूँ क्योंकि दमदार नेता भी है, दमदार एमएलए भी है, दिल का साफ इंसान भी है और मेरा बड़ा भाई भी है। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हैदराबाद तेलंगाना से आए हुए हमारे कॉरपोरेटर्स जनाब सलीम बेग साहब, जाहिद भाई बाकरी साहब, सरफराज भाई, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के गाजियाबाद के मेरे भाई पंडित गामा साहब और बिहार के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नौजवान दिलों की धड़कन, एक बहुत ही मेहनती, जज्बाती, एक दमदार उभरता हुआ नेता आदिल हसन साहब, मेरे मजलिस के तमाम जिम्मेदारान, यहाँ पर मौजूद मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाइयों और घर पर बैठ के सुन रही मेरी पर्दानशी माँ बहनें। आज का ये जलसा इंतखाबी जलसा है। गोपालगंज बिहार में 3 नवंबर को बाई इलेक्शन घोषित किया गया है। जिस तरह से तमाम मुख्तलिफ सियासत पार्टियों ने अपने अपने नुमाइंदों को, उम्मीदवारों को टिकट देकर उतारा है, इसी तरह इस मरतबा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने आपके अपने चहीते एक दमदार, एक दिल का साफ इंसान, आपका अपना भाई अब्दुल सलाम को टिकट दिया है। अब्दुल सलाम साहब का चुनाव चिन्ह है खटिया चारपाई। किसी टेक्निकल वजह से हमको पतंग निशान नहीं मिला, चारपाई पर निशान मिली है। 3 तारीख को चुनाव है। हमारी माँ बहन है, चाहे हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कोई भी हमारी माँ बहन है। उसी दिन 15 अगस्त के दिन गुजरात में जहां पर मोदी जी की सरकार है, वहां पर एक नारी जो आपकी हमारी बहन हिंदुस्तानी नारी बिल्किस बानो थी, उसके 11 जो वो थे बलात्कारी, वो 11 लोगों को जिसको बिल्किस बानो अपने पड़ोसियों को काका भाई बुलाती थी, उन लोगों ने उसका बलात्कार किया, उसकी माँ का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी बहन का बलात्कार किया, उसका कत्ल किया, उसकी 3 बरस की बच्ची का सर लेके पत्थर से फोड़ दिया, उसको मार दिया। 11 दरिंदों ने मिलकर उसकी इस्मत को ज़ेर ज़र्रा कर दिया। वो बिल्किस बानो लड़ी, पूरा केस लड़ी। मुंबई की उच्च न्यायालय ने उन 11 दरिंदों को सजा दे दी, सजा दे दी मुंबई की उच्च न्यायालय ने कि नहीं, ये 11 पूरे इन्वॉल्व है इस केस में। उसी दिन 15 अगस्त के दिन गुजरात की सरकार ने इन 11 बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर दिया, छोड़ दिया उनको। कहे नारी सम्मान है। कौन बोल रहा है इस पे भी आवाज कौन उठा रहा है कि बिल्किस बानो के जो वो बलात्कारी है उनकी जगह सलाखों के पीछे है? कोई नहीं, इनके पास टाइम भी नहीं है। अगर कोई आवाज उठा रहा है तो मेरा आपका कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उठा रहा है। लड़ रहे हैं हम लोग, हक के लिए लड़ रहे हैं, नारी सम्मान के लिए लड़ रहे हैं, आगे बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आज सीमांचल के अंदर आप देख लीजिए बिहार में किस तरह से अख्तर ईमान वाहिद एक शेर बचा जाता है असेंबली के अंदर, घुर्राता है, सामने वालों की ताकत नहीं कि इसको रोक सके। आज सीमांचल के अंदर बदलाव आया है क्योंकि हम बोलते हैं, लड़ते हैं, भिड़ते हैं, हम चाहते हैं इंसाफ मिले लोगों को। ये इंसाफ की लड़ाई, ये बराबरी की लड़ाई है। गोपालगंज में चुनाव लड़ना, असद ओवैसी साहब को मिनिस्टर नहीं बनना है, वारिस पठान को कोई लीडर नहीं बन जाना है। अरे हम तो आए यहां से आपके अपने अब्दुल सलाम साहब को आपका आवाज बना के ऐवान असेंबली में भेजने आए, ताकि आपके जो इतने बरसों से आपकी जो तकलीफें हैं वो तकलीफों को जाके बयान करें। गोपालगंज में एक ट्रॉमा सेंटर नहीं है, जबकि यूपी और बिहार दोनों का हाईवे टच होता है, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं। कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं बना है यहाँ पे, किसी को फिक्र नहीं है, मरता है मरे, हमको क्या करना, हमको पैसा मिल रहा है, नोट बनाओ काम चलाओ वाला हिसाब किताब चल रहा है यहाँ।
फिक्र नहीं है किसी को। लेकिन मजलिस का उम्मीदवार जीत कर अगर जाता है तो वो इतनी ताकत रखता है कि वो बोलेगा कि हमको यहाँ पे एक ट्रॉमा सेंटर चाहिए गोपालगंज में। बोलो, चाहिए ना ट्रॉमा सेंटर गोपालगंज वालों को? एक बारिश आती है, गोपालगंज पूरा भीग जाता है। क्या है ड्रेनेज सिस्टम यहाँ का, बताइए आप मुझको। तो क्या इनके पास इतना वक्त नहीं है कि प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम बने? पैसा तो आ रहा है, पैसा तो मस्त आ रहा है, सबकी तिजोरी भरी हुई जा रही है धड़ाधड़। तो इसमें आवाम के लिए, जिन्होंने आवाम ने तुमको वोट दिया, इक्तदार की कुर्सी में बिठाया, आज बारिश वगैरह में आवाम को इतनी तकलीफ होती है ड्रेनेज सिस्टम का, तो उसका काम क्यों नहीं किया जाता? क्योंकि इनको फर्क नहीं पड़ता। मगर मजलिस अगर इक्तदार पे आती है तो आपका काम करने में मानती है। अब यही चाहते हैं कि आपका अपना अब्दुल सलाम यहाँ से जीत कर जाए ऐवान असेंबली में और आपकी तरफ से बात रखे, आपका काम करे। और काफी बातें तो अभी बताई ना इन्होंने, क्यों चुनाव हम लड़ रहे हैं ये भी सुनो। ये माइनॉरिटी को खत्म करने का टारगेट चल रहा है गोपालगंज में भी। यहाँ से जो मुस्लिम्स या दलित जो हमारे भाई है इनको खत्म, पर यहाँ से फिनिश ही कर दो ताकि चुनाव लड़े नहीं। हम लड़ रहे हैं चुनाव आपके लिए। हमको लीडर नहीं बनना, हम आपको लीडरशिप बनाने आए, आप में नेता पैदा करने आए हैं हम। ये बराबरी की लड़ाई है, हिस्सेदारी की लड़ाई है। बहुत हो गया, अब हमको भी बिहार की सियासत में, गोपालगंज की सियासत में हिस्सा चाहिए। क्योंकि देखा यह गया इतने वर्षों में कि जिस पार्टी का नुमाइंदगी होती है, जिस कौम की नुमाइंदगी होती है, उसका भला होता है, उसका काम किया जाता है। और जिस कौम की नुमाइंदगी नहीं होती वहाँ पे काम भी नहीं होता। तो आपका मजलूमों का, दलितों का तरफ से आवाज कौन उठाएगा? ये नहीं उठाने वाले। इनको सवाल करो बिल्किस बानो पे तो बोलते नहीं, हम उस बात के ऊपर सवाल का जवाब भी हम नहीं देंगे। ये ऐसे लोग हैं। तो कौन आपकी तरफ से बात करेगा? जो आज तक लड़ा और लड़ता आया है और आगे भी लड़ता रहेगा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी है वो। उनके हाथों को मजबूत करना है हमको। अब्दुल सलाम साहब यहाँ की कैंडिडेट है, लेकिन जब गोपालगंज का मेरा एक एक भाई, दोस्त, बुजुर्ग 3 नवंबर को वोट डालने जाए तो ये एक चीज खाली सोच ले कि यार ट्रिपल तलाक के ऊपर कौन बोला? असद ओवैसी। मजलूमों पे, दलितों पे अत्याचार हुआ, कौन बोला? असद ओवैसी। CAA NRC जब लागू करने की बात आई, पूरी तरह से उसकी मुखालिफत किया, कौन किया? असद ओवैसी। बिल्किस बानो पे बात आ गई, कोई लड़ गया सरकार से, कौन? असद ओवैसी। हिजाब पर असद ओवैसी। अरे हिजाब पर ओवैसी, CAA NRC पर ओवैसी, बिल्किस बानो पर ओवैसी, हमारी हक की लड़ाई ओवैसी, तो हमारे वोट का हकदार भी तो असद ओवैसी हुआ ना। हम लोग